आइए सुनते हैं हरिदास व्यास की रचना अंधी गली का आखिरी दरवाजा। जब लंच से पहले तक मैंने चपरासी को 2-3 बार बेवजह डांट दिया और हाथ की फाइल तक नहीं निपटा पाया, तो मुझे लगा अब ज़्यादा अच्छा यही होगा कि आधी छुट्टी लेकर ऑफिस से निकल लिया जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर बिना किसी खास वजह के मैं इतना खींच क्यों रहा हूँ। खुद को खींचने से, चिड़चिड़ाने से रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ। मैंने महसूस किया है कि इधर बहुत दिनों से कई बार बहुत छोटी छोटी बातों पर मुझे बहुत झुंझलाहट होने लगी है। दफ्तर का समय होने तक मेरा पर्स या मेरे मोजे नहीं मिलना, मेरी एक बार कही बात को अपूर्वा का भूल जाना, पिंटू का किसी बच्चे से पिटकर घर आना, ऐसी छोटी छोटी बातों पर होने वाली बेहद झुंझलाहट पर बाद में मुझे खुद ही आश्चर्य होता है। दफ्तर से निकलते ही पहला सवाल सामने आया, कहाँ चला जाए इस वक्त। यह मामूली सा सवाल उस समय मुझे बहुत बड़ा लगने लगा। घर चला जाए? नहीं, क्या होगा घर जाकर भी। सुबह के स्कूल से लौटे आस पड़ोस के बच्चों का शोर, उसी में पिंटू और डोली की आवाज़ें भी होगी। तेज आवाज़ में बजाए जा रहे टीवी कार्यक्रमों का शोर सुनने की मजबूरी। इसके बावजूद भी सन्नाटे के शोर में दोपहरी की तरह अलसाया हुआ सोया हुआ घर की वही बासी गंध, उस गंध को हिलोरे देती, कपड़े धोती या और कोई काम करती अपूर्वा की खटपट की आवाज़ें। उबे हुए लोगों का एक ही छत के नीचे रहना जिंदगी के सन्नाटे को और गहराना है। दूर दूर तक बिना किसी मोड़ की सपाट सड़क की जिंदगी, उबा देने वाला सन्नाटा और भन्ना देने वाला ठहराव। उफ, नहीं, घर नहीं तो कहाँ। इतने बड़े शहर में कोई जगह नहीं, क्या कोई अपना नहीं। शहर क्या इतना छोटा हो गया है कि सब बासी ही लगे, ताजगी का कोई झोंका नहीं, अपनापे की कोई भी एक ठोर भी नहीं। मन और उदास होने लगा। दोपहर ठंडी और मनहूस लगने लगी, बेसमय ही सही, पर सुबोध भाई के बुक स्टोर की याद आते ही उदासी का अंधेरा और सवालों के शिखर छंटने लगे। अपने को तसल्ली देने के लिए मैंने मन ही मन दोहराया, हाँ वही ठीक है। कोई पैसेंजर गाड़ी अभी अभी आई थी। सुबोध भाई ग्राहकों में व्यस्त थे। मुझे असमय आया देख उन्होंने चौंकते हुए पूछा, कोई आने वाला है क्या। मैंने भरसक मुस्कुराते हुए कहा, अजी भाई साहब, आपके सिवा हमारा है ही कौन जो बाहर से आएगा। शुक्र है कि आप भी हमारी तरह बाहर कहीं नहीं जाते, इसलिए आपको देखने की हुड़क होती है तब चले आते हैं। ग्राहकों से अखबार पत्रिकाओं के पैसे लेते लौटाते हुए उन्होंने बात के जवाब में मेरी ओर एक मुस्कुराहट उछाली। कुली बोझा लादे यात्रियों से आगे आगे प्लेटफार्म से निकल रहे थे। अनुशासित सी लाइन में खड़ी टैक्सियों में से कोई टैक्सी यात्रियों को बिठा लाइन तोड़कर अचानक सरपट जा भागती। लगता है यहाँ हर कोई व्यस्त है और मैं ही हूँ। झुंझलाहट का एक गोला फिर मेरे सीने में बवंडर की शक्ल लेने लगा। उसी समय सुबोध भाई के 3 परिचित लोग राजनीति पर बहिसियाते हुए मेरे सामने की बेंच पर आ बैठे। तीनों अपनी अपनी पसंद के नेता और राजनीतिक पार्टियों के बारे में बड़े चालू, जाने पहचाने, सुने सुनाए और बकवासी तर्क दे रहे थे। मेरे मन की खींच और झुंझलाहट बढ़ने लगी।
मैं अपनी जगह उठा तो शो केस से रखी किसी मैगजीन को देखने के लिए था, पर न जाने कैसे अचानक उन तीनों के ऐन आगे खड़ा हो गया। यही नहीं, उसी पल अपनी आवाज़ सुनकर मैं खुद चौंक गया। ये तो बकायदा मैं बोल रहा था। अरे, राजनीति का खराबी जानते हो तुम? राजनीति का मतलब है न किसी के हो और न कोई तुम्हारा है। जो कुछ भी हो, अपने सिर्फ तुम हो। जो कुछ करना है सिर्फ अपने लिए करना है, और अपने को सुखी करने का मतलब है दूसरे को दुखी करना। किसी को धर्म से, किसी को जाति से, किसी की टांग खींचकर। ईमानदार हो तो उम्र भर कारण बताओ, नोटिसों के जवाब दो। ज़्यादा योग्य हो तो लोगों की टंगड़ियाँ खाते रहो, राशन की लाइनों में आधी जिंदगी गुजार दो। बाकी बची जिंदगी को नकली तेल, नकली दवाइयाँ खाकर फटाफट ख़त्म कर दो। कौन कराता है ये सब? ये सब ही राजनेता हैं, और उनको ही भला करने के लिए आप मरे जा रहे हो। मेरी आवाज़ की असामान्य उत्तेजना का अनुभव खुद मुझे हो रहा था, पर शायद एक जिद मुझ पर सवार हो गई थी, और मैं शिक्षा, समाज, भ्रष्टाचार, नेशनल पॉलिसी जैसे विषयों पर जाने क्या क्या उगलता रहा था। तब तक वे तीनों निश्चित रूप से मान चुके थे कि उनका पाला किसी सनकी से पड़ गया है। वे मेरे बोलने के बीच कोमा, फुल स्टॉप के इंतजार में अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए कसमसा रहे थे। चाय वाले छोरे ने आकर हम सभी को जैसे ही चाय के गिलासे और पानी का जग पकड़ाया तो उन्होंने मुक्ति की सांस ली। अपनी अपनी गिलासें ले वे तीनों इधर उधर खिसक लिए। सुबोध भाई ने मेरा चेहरा गौर से देखते हुए गंभीरता से पूछा, क्या बात है भाईजान, आज ऑफिस में किसी से कहा सुनी होगी क्या? घर में सब ठीक तो हैं? मैंने लापरवाही से कहा, अरे सब ठीक है, ये तो बस यूं ही जरा सा। मेरे जवाब को लगभग अनसुना करते हुए उन्होंने कहा, घर जाकर थोड़ा आराम कीजिए ना। और फिर होठों के कोने से मुस्कुराते हुए पूछा, पढ़ने का कुछ खास मसाला दूं क्या? मैंने एक बार फिर किसी परिचित की शक्ल याद करनी चाहिए जिसके यहाँ इस समय जाया जा सके। स्टेशन टावर की घंटी ने 5 के घंटे बजाए। आकाश को अचानक ही घने सांवले बादलों ने ढक लिया। कहीं दूर हुई बेमौसम की बरसात की ठंडी हवा सरसराने लगी थी। बादलों ने वक्त से पहले शाम गहरा दी। उदास और खिन्न मन से बाजू की लोहे की रेलिंग पर कूनियाँ टिकाए मैंने देखा, स्टेशन के बाहर डोलती रहने वाली पगली भिखारन आज अभी से बड़े नीम के नीचे ओढ़नी ताने सो रह गई। एक झबरा कुत्ता कुछ देर पहले पगली के पास बैठ उसके उठने का इंतजार करता रहा, फिर ऊब कर अचानक ही मुंह की दिशा में दौड़ पड़ा। कतारबद्ध खड़ी टैक्सियों में फिर हलचल हुई। सफ़र से थके दुबले मोटे बड़े छोटे हंसते बतियाते मुसाफिर प्लेटफार्म से निकल रहे थे, और तभी वह दिखाई दी। वही थी, हाँ बिल्कुल वही थी। एक ही शहर में रहते हुए भी वह इस बार भी कितने महीनों बाद दिखाई दी है। शायद कहीं बाहर से अकेली लौटी है। बाएं कंधे पर नींद में सोया बच्चा और दाहिने हाथ में सूटकेस लिए उसने एक दो टैक्सी वालों से बात की, और फिर सूटकेस जमीन पर रखकर वह दूसरी ओर देखने लगी। वही तसल्ली का भाव, घने बाल और लुभाता हुआ चेहरा। कुछ पल ठिठक कर आखिरकार सुबोध भाई को अभी आया की मुद्रा में देखकर मैं स्कूटर ले उसके पास पहुंचा। अपनी आवाज़ को चंचलता से बचाते हुए और भरसक सहज बनाते हुए उसके ठीक बाजू में पहुंचकर मैंने पूछा, कोई एतराज़ न हो तो मैं आपको घर छोड़ दूं? मेरा वाक्य ख़त्म होने से पहले उसने चौंक कर मेरी ओर देखा, और देखते ही वह अचानक खुशी से जैसे चिल्ला पड़े।
अरे तुम। फिर अचानक बच्चे का ध्यान आते ही आवाज़ को धीमी करके बोली, कितने समय बाद दिखे हो तुम, कैसे हो? मैंने देखा उसका चेहरा पहले से भर गया है। सुख अलसाई भाव से उसके चेहरे पर पसरा हुआ है। यात्रा के बावजूद वह ताजम सी और खूबसूरत लग रही थी। मेरे मन के किसी कोने में ईर्ष्या की हल्की सी सरसराहट हुई। बच्चे की ओर देखते मैंने पूछा, अकेली आ रही हो? उसने चहकते हुए कहा, हाँ अकेली ही, और उन्हें आने की खबर भी नहीं की। सोचा सरप्राइज़ दूंगी। वैसे तुम तो जानते हो उस आदमी को ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं होता। बस खुद को ही खुश करने के लिए ऐसा करती रहती हूँ। मुझे लगा वह पहले से बहुत समझदार हो गई है। उसकी टैची को स्कूटर पर अपने पैरों के बीच रखकर मैंने कहा, आओ बैठो। मेरे चेहरे को पल भर टटोलती निगाहों से देखकर झिझकते हुए उसने कहा, देखो अभी मैं तुम्हें घर के अंदर चलने का ना कहूँ तो बुरा मत मानना। तुम्हें तो मालूम है, तुम्हें लेकर यूं ही वह पहले कई अघामे कर चुके हैं। अब फिर तुम्हें साथ देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। संकोच उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे मालूम है, किसी भी पति को अच्छा नहीं लगता। वह सहज होकर हंसी, फिर लड़ियाती नज़रों से देखते हुए बोली, तुम्हारी ऐसी समझदारियों पर ही तो मैं कुर्बान होती रही हूँ। और फिर मेरे कंधे का सहारा लेकर एक हाथ से बच्चे को ठीक से संभालते हुए पिछली सीट पर बैठ दूसरे हाथ से मेरी कमर को घेरते हुए उसने निश्चिंत स्वर में कहा, चलो। एक जानी पहचानी सी खुशबू मेरी रगों में बहने लगी। स्कूटर स्टार्ट होने के बाद उसने और करीब होते हुए पूछा, स्टेशन के बाहर क्या कर रहे थे? मैंने बिना गर्दन मोड़े कहा, तुम्हारा इंतजार। वह खिलखिलाकर हंसी, अभी तक ये आदतें छोड़ी नहीं? कितनों को अब भी वहम में रखे हुए हो? उस भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर उसके जवाब में मैं भी हंस भर दिया। कुछ दूर बाद खुली सड़क आ जाने पर उसने अपनी आवाज़ में कशिश भरते हुए कहा, सुनो, कभी कभी इस तरह मिल लिया करो ना, कितना अच्छा लगता है। हाँ ज़रूर। तुम फिर कब अकेली लौटोगी? मैं रेलवे स्टेशन के बाहर इसी तरह तुम्हारा इंतज़ार करता हुआ मिलूँगा। मैंने गर्दन को कुछ पीछे की ओर मोड़कर हंसते हुए कहा। वह रूठी सी आवाज़ में बोली, तुम्हें तो बस हमेशा मजाक ही सूझता है। सच तो यह है कि तुम्हें अब मुझसे कोई लगाव नहीं है। तुम्हें क्या मालूम मैंने किन किन पलों में तुम्हें कितना याद किया है, पर तुम्हें तो मेरी कभी याद नहीं आती होगी। मुझे लगा मैं अनचाही ही भावुक हो रहा हूँ। अपने घर से कुछ पहले ही उसने स्कूटर रुकवा दिया। सीट से उतरती हुई वह दूर से दिखते अपने मकान के ऊपर वाली खुली खिड़की को पैनी और आशंकित नज़रों से देख रही थी। खिड़की पर से नज़रें हटाए बिना ही उसने सूटकेस के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ाया। फिर बाएं हाथ से बच्चे को और दूसरे हाथ से सूटकेस संभालती हुई उसने मेरी ओर मुड़े बिना ही अत्यंत व्यवस्था के साथ कहा, अच्छा फिर मिलना कभी। उसको विदा देने को उठे हाथ से मैंने बेवजह अपने सिर के बालों को सहलाया और फिर झेप कर चोर नज़रों से आसपास देखा। रोड लाइटें जल चुकी थी। व्यस्त सड़क पर कार्बन की मोटी परत बिछी हुई थी। सोडियम वेपर्स की रोशनी कार्बन की परत को भेद सड़क तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। सर्दी बढ़ गई थी और मुझे अभी काफ़ी दूर जाना था। तो अभी आप सुन रहे थे हरिदास व्यास की रचना अंधी गली का आखिरी दरवाज़ा।